इनकम टैक्स के अध्ययनरत विद्यार्थियों, आज अपन डिप्रिसिएशन वाले चैप्टर में एक इलस्ट्रेशन करेंगे जिससे आपके ये क्लियर हो जाए कि संपत्तियों के किस तरह से ग्रुप बनाएं और फिर उसके बाद में डिप्रिसिएशन की छूट किस तरह से दी जाए। तो ऐसा एक पटेल चौधरी का इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो पेज 1299 पर है। पहले इसको एक बार मैं पढ़ के आपको क्लियर करता हूँ और फिर उसके बाद में इस प्रश्न को अपन करेंगे। डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन के संबंध में आप लोग पहले से ही परिचित थे और पिछले 2-3 जो इसके ऊपर आप लोगों के व्याख्यान हुए हैं उनसे मैं समझता हूँ कि स्थितियाँ और क्लियर हो गई होंगे। तो आज अपन एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। 1 अप्रैल 2019 को रामचंद्र के स्वामित्व में निम्न संपत्तियां थी। एक बात आप लोग देख लें कि आपके लिए गत वर्ष फिक्स है, जो 2019-20 है, ये गत वर्ष है आपका, और कर निर्धारण वर्षों से अगला होता है 20-21। ये आपके लिए यही गत वर्ष रहेगा और कर निर्धारण वर्ष भी जो मैंने बताया 20-21 से ये रहेगा। आय होगी गत वर्ष की और उसके ऊपर कर लगेगा कर निर्धारण वर्ष में। सारी कैलकुलेशन होंगे कर निर्धारण वर्ष में। हकीकत क्या है? हकीकत तो ये है कि अभी जो वर्ष चल रहा है वो गत वर्ष असल में 20-21 का है, लेकिन इनकम टैक्स के विद्यार्थियों के लिए चूँकि गवर्नमेंट के रूल से कुछ देर से आते हैं, इसलिए आप लोग जो एकदम एग्जैक्ट वर्तमान के जो रूल चल रहे होते हैं उनसे 1 साल पीछे क्या पोजीशन थी उनका अध्ययन कर रहे होते हैं। तो वैसे तो गत वर्ष अभी चल रहा है, आप लोगों को पता है, ये नवंबर 20 चल रहा है और ये गत वर्ष 20-21 वाला शुरू हुआ है 1 अप्रैल से गत वर्ष शुरू हुआ है। लेकिन आप लोगों को अध्ययन करना है 20-21 कर निर्धारण वर्ष का, और इसका गत वर्ष इससे जस्ट पहले वाला है 2019-20, जो पूरे सत्र पर्यंत परीक्षा तक आप लोगों का गत वर्ष यही रहेगा। तो इन्होंने ये कहा 1 अप्रैल 19 को रामचंद्र के स्वामित्व में निम्न संपत्तियां थी। इसका मतलब वर्ष के प्रारंभ में, गत वर्ष के प्रारंभ में संपत्तियां आपको बता रहे हैं ये, और वो संपत्तियां इस तरह से हैं। इन्होंने 4 कॉलम बनाए हैं। असेट्स का कॉलम बना दिया, एक संपत्तियां कौन कौन सी हैं, और फिर उसके बाद में एक्चुअल कॉस्ट दे दिया कॉलम का, और फिर रिटर्न डाउन वैल्यू WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू जिसको कहते हैं अपन अपलिखित मूल्य। तो एक कॉलम अपलिखित मूल्य का, और लास्ट का कॉलम बना दिया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 20-21। और असेसमेंट ईयर या गत वर्ष के लिए जो रेट लागू है वो आपको दे रखी है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार आप लोगों को डेप्रिसिएशन की रेट दे दी जाए। इसलिए मैंने कहा था कि डेप्रिसिएशन की मोटी मोटी रेटें तो आप लोगों को ध्यान होनी ही चाहिए। भवन, फर्नीचर, मशीन, अदृश्य संपत्तियां, इनके ऊपर जो रेट हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, उनको याद रखना है। तो असेट्स में आते हैं। असेट्स में इनके पास में केवल असेट से बिल्डिंग बता रहे हैं ये, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर संपत्ति के ऊपर रेट अगर अलग तरह की है, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर 2-3 तरह की रेट हो सकती है, जो बुक में मैंने बताया, आपको पुस्तक में भी दे रखी हैं। बिल्डिंग पर 5% की भी रेट लागू होती है, 10% की भी लागू होती है और 40% की भी लागू होती है। तो एक रेट की जो बिल्डिंग होगी वो सारी एक साथ रखेंगे अपन। तो इन्होंने बिल्डिंग के कॉलम में लिख दिया बिल्डिंग ए बिल्डिंग है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है 10 लाख, वास्तव में एक्चुअल कॉस्ट है 10 लाख, और उसका अपलिखित मूल्य है वर्ष के प्रारंभ में या गत वर्ष के प्रारंभ में 6,25,000, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है 10%। इसके ऊपर 10% लगना है। एक्चुअल कॉस्ट आप लोगों को दे रखी है, हालांकि डेप्रिसिएशन के पर्पज़ से ये यहाँ काम में नहीं आएगी, क्योंकि अपन रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं और रेट अपने को दे रखी है। तो ये बिल्डिंग ए की बात।
फिर उसी तरह से बिल्डिंग बी वर्ष के प्रारंभ में है 2.5 लाख की, और उसका रिटर्न डाउन वैल्यू है 62,500, और उसके ऊपर जो रेट लागू है डेप्रिसिएशन की वो 10%। तो ए बिल्डिंग हो गई, बी बिल्डिंग हो गई, और सी बिल्डिंग। सी में है एक्चुअल कॉस्ट उसकी 1 लाख, और रिटर्न डाउन वैल्यू है 20,000, और इस पर रेट लागू है 5%। 3 तरह की बिल्डिंग है, ए, बी और सी। अभी तक आप लोगों ने देखा ए और बी जो बिल्डिंग है उनके ऊपर, दोनों के ऊपर 10% की दर लागू है, और सी पर अलग तरह की रेट या 5% की रेट लागू है। इसलिए जो 2 बिल्डिंग हैं उनका एक ग्रुप होगा और तीसरी बिल्डिंग का अलग ग्रुप हो जाएगा। अब उसके बाद में ये वर्ष के प्रारंभ की स्थिति थी। वर्ष के दौरान क्या कहते हैं, गत वर्ष 19-20 के दौरान रामचंद्र ने निम्न संपत्तियां प्राप्त करी। संपत्ति प्राप्त करी इसका मतलब उन्होंने गत वर्ष के दौरान संपत्तियां खरीदी हैं, और संपत्ति जो खरीदी उसका नाम है बिल्डिंग डी। उसकी संपत्ति की लागत है, उन्होंने खरीदी है इसको 4 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए कॉस्ट दे रखी है। और डेट ऑफ एक्विजिशन यानी संपत्ति कब प्राप्त करी, डेट ऑफ एक्विजिशन मानी होता है प्राप्त करना, एक्वायर करना। डेट ऑफ एक्विजिशन ये प्राप्त करी है उन्होंने सितंबर 2019 सितंबर 20 में प्राप्त करी 2019 में, और इसके ऊपर दर लागू है 10%। ये इन्होंने जो डेट ऑफ एक्विजिशन दे रखी है वो एक तरह का संकेत है कि संपत्ति गत वर्ष में कितने समय के लिए काम में आई है। गत वर्ष में वो 6 महीने से कम काम में आती है, तो जो लागू दर आपको दे रखी है उसका 50% डेप्रिसिएशन देंगे, और 6 महीने से अधिक अगर वो काम में आती है तो वास्तव में उसकी जो दर है उसकी छूट मिल जाएगी। तो ये डेप्रिसिएशन की बात हुई बिल्डिंग डी के ऊपर। बिल्डिंग डी पर डेप्रिसिएशन लागू है 10%, तो ये 10% वाले ग्रुप में आ जाएगी। 10% वाले ग्रुप में एक तो संपत्ति ए है, एक संपत्ति बी है, एक संपत्ति डी है, ये इनका एक ब्लॉक बन जाएगा। और फिर इसके बाद में बिल्डिंग ई दे रखी है। ई बिल्डिंग भी गत वर्ष के दौरान इन्होंने खरीदी, और उसकी कॉस्ट दे रखी है 1,50,000, 1,50,000 में खरीदी। और ये खरीदी कब, ये डेट दे रखी है, ये 15 जनवरी को खरीदी इन्होंने, जनवरी 15, 2020, और इसके ऊपर दर लागू है 5%। और अपना गत वर्ष है 19-20, तो 19-20 और जो ख़त्म होगा मार्च में, तो ये संपत्ति खरीदी गई जनवरी 15 को, और जनवरी 15 के बाद में 15 दिन जनवरी के बचते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो ये 6 महीने पूरे नहीं होते हैं। इसके ऊपर लागू दर है 5%। इसका आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा 2.5% के हिसाब से, लेकिन ये ग्रुप में आएगी 5% वाले में, उस ब्लॉक में इसको ले लेंगे। तो पहले इन्होंने ओपनिंग बैलेंस दिया संपत्तियों का, फिर उसके बाद में ये बता दी कि गत वर्ष के दौरान और संपत्तियां खरीदी, और अब ये आपको कह रहे हैं गत वर्ष 19-20 के दौरान ये संपत्तियां बेची गई हैं, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 19-20 के दौरान ये संपत्तियां इन्होंने बेची कौन कौन सी, बिल्डिंग ए बेच दी, और बेची इन्होंने जुलाई 15, 2019 को ये संपत्ति बेची, और सेल्स कंसिडरेशन दे रखा है। सेल्स कंसिडरेशन का मतलब होता है विक्रय मूल्य या विक्रय प्रतिफल। कंसिडरेशन मानी प्रतिफल। तो जो बेचा उसके रुपए मिले 7 लाख रुपए में बेच दी। और इसके ये कहते हैं ट्रांसफ़र एक्सपेंसेज होते हैं 30,000, ट्रांसफ़र एक्सपेंसेज हैं 30,000, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको ये कहा है कि कर निर्धारण वर्ष 20-21 के लिए स्वीकृत राशि की गणना कीजिए। आपको अभी ये जो ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस के बारे में बताया गया,
ये ट्रांसफ़र एक्सपेंसेज रेवेन्यू एक्सपेंसेज है, एक तरह से आयगत खर्चे हैं, संपत्ति के संबंध में आयगत खर्चे हैं जो व्यापारिक व्यय मानकर लाभ हानि खाते में से घटा देते हैं। तो यहाँ संपत्ति का जो डेप्रीसिएशन के लिए जो विक्रय मूल्य है या विक्रय प्रतिफल है 7 लाख रुपए, उसमें से यहाँ नहीं घटाए जाएंगे, उसमें से यहाँ नहीं घटाए जाएंगे। संपत्तियों के समूह में जो राशि अपन घटाएंगे वो 7 लाख है। प्रक्रिया ये होती है कि सबसे पहले संपत्ति का ओपनिंग बैलेंस होता है, ऐड परचेजेज करते हैं, वर्ष के दौरान जो खरीदी वो जोड़ दो, और लेस सेल्स जो बेची वो घटा दो। तो जब घटाने की बात आएगी तो 7 लाख रुपए ही घटाएंगे अपन, 7 लाख रुपए ही घटेंगे। 30,000 रुपये जो ट्रांसफ़र एक्सपेंसेज हुए हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसको लाभ हानि खाते से डेबिट किया जाएगा। तो ये इस तरह से इस प्रश्न का खुलासा किया मैंने, और अब उसके बाद में इसको करने की शुरुआत करते हैं। जब प्रश्न करते हैं तो सबसे पहले हेडिंग डाला जाता है। तो आपने हेडिंग लिखा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए डेप्रीसिएशन की गणना कर रहे हैं अपन, और संपत्तियों के ब्लॉक बनाएंगे या ग्रुप बना रहे हैं, 2 ही ग्रुप बनेंगे, एक 10% वाला, दूसरा 5% वाला। तो आपने कॉपी या आपका जो पन्ना है जिसमें काम करेंगे उसमें राइट साइड में थोड़ी जगह लास्ट में रख लें रुपीज़ के लिए, तो और ऊपर लिख दें RS डॉट करके रुपीज़, ये रुपीज़ का कॉलम हो जाएगा। और बाकी पन्ने में जो जगह लेफ़्ट साइड की बची हुई है वो सारी की सारी पर्टिकुलर्स के लिए है, विवरण के लिए है। सबसे पहले अपन ने लिखा फर्स्ट ब्लॉक। फर्स्ट ब्लॉक लिखने के बाद में अब फर्स्ट ब्लॉक की संपत्तियां हैं उनके बारे में वर्णन करना है। तो फर्स्ट ब्लॉक में है बिल्डिंग लिख दी अपन ने, और उसके ऊपर आगे ब्रैकेट में लिख दो डेट ऑफ डेप्रीसिएशन, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। उसका डेप्रीसिएशन कितना है इसके ऊपर लगना है इस ब्लॉक में 10%, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके जस्ट नीचे लिखा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं अपन। तो आपने लिखा रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन अप्रैल 1, 2019। अप्रैल 1, 2019 को इसका रिटर्न डाउन वैल्यू जो आपको प्रश्न में दे रखा है बिल्डिंग ए का 6,25,000, 6,25,000 दे रखा है बिल्डिंग ए का, और फिर बिल्डिंग बी का दे रखा है 62,500। तो ये दोनों जोड़ दिए नीचे ब्रैकेट में, 6,25,000 प्लस 62,500, ये ओपनिंग बैलेंस है, दोनों को जोड़ा तो लास्ट के कॉलम में आप ले गए 6,87,500। ये वर्ष के प्रारंभ का बैलेंस था। अब इसमें से अपन इसमें जोड़ेंगे, ऐड कर रहे हैं वर्ष के दौरान जो संपत्ति इन्होंने खरीदी है और जिसके ऊपर 10% की दर से डेप्रिसिएशन मिलना है। तो आप ने ओपनिंग बैलेंस के नीचे लिखेंगे अब ऐड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग डी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। डी बिल्डिंग है उसके ऊपर 10% लागू है जो गत वर्ष के दौरान खरीदी, राशि लास्ट के कॉलम में लिख दी 4 लाख। 6,87,500 पहले के थे, 4 और हो गए, कुल मिला के ये राशि बन गई 10,87,500, 10,87,500। इसमें से आपको घटाना है लेस जो बेची वो घटा दो, लेस सेल्स कंसिडरेशन ऑफ बिल्डिंग ए विच इज सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। गत वर्ष के दौरान इन्होंने संपत्ति बेची है बिल्डिंग ए जिसके ऊपर 10% लागू था, और वो कितने में बिकी 7 लाख में। तो ये जो 10,87,500 का बैलेंस है संपत्तियों का, इसमें से जो बेचा गया है वो घटा दिया अपन ने, और वो घटाने के बाद में आपके पास में रिटर्न डाउन वैल्यू वर्ष के अंत का बच गया, जिसके लिए लिख देंगे रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू, और ये आ गई 3,87,500 वर्ष के अंत में ये बैलेंस बचता है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन देना है आपको, और वो डेप्रिसिएशन होगा 10%। तो आप नीचे पर्टिकुलर्स में लिख दें 10% इंटू 3,87,500, 3,87,500 पर 10% की दर से डेप्रिसिएशन दिया तो लास्ट के कॉलम में डेप्रिसिएशन आया 38,750,
38,750। ये फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट हो गया, ब्लॉक फर्स्ट। उसके बाद में सेकंड ब्लॉक आता है 5% की बिल्डिंग वाला। पहले 10% वाला आ गया, अब 5% है, तो सेकंड ब्लॉक लिख दिया। और सेकंड ब्लॉक के आगे लिख दो बिल्डिंग, और ब्रैकेट में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5%। सबसे पहले इसका भी अपलिखित मूल्य वर्ष के प्रारंभ में क्या था? 1 अप्रैल को वर्ष के प्रारंभ में संपत्ति का मूल्य आपको दे रखा है, सी संपत्ति का मूल्य जो 5% वाली है, सी बिल्डिंग 20,000। तो ये अमाउंट के कॉलम में आपने 20,000 दिखा दिया। अब वर्ष के दौरान जो संपत्ति प्राप्त की गई, ये 5% वाली, वो जोड़ देंगे। तो आपने लिखा ऐड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ई बिल्डिंग है, उस पर 5% लागू है। ऐड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ई एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 19-20, 1,50,000। 1,50 और 20 1,70 हो गए। 1,70,000 रुपये का वर्ष के अंत में बैलेंस बचता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये संपत्तियां दो तरह की संपत्ति हैं। एक संपत्ति है जो पहले से चली आ रही है, और एक संपत्ति अब अपन ने प्राप्त करी है जिसको 6 महीने नहीं हुए हैं। तो जो पहले से चले आ रही संपत्ति है जिसका अपलिखित मूल्य 20,000 है, उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन दिया जाएगा पूरी रेट से, 5% से। तो डेप्रिसिएशन के नीचे कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन डेप्रिसिएशन अलाउएबल, और डेप्रिसिएशन अलाउएबल में आपने लिख दिया 5% इंटू 20,000। 20,000 तो पहले का ही बैलेंस है, इसके ऊपर पूरी 5% की दर से देना है आपको। तो ये कैलकुलेशन आ गई 1,000 की, जो अंदर की साइड में अपन ने लिख दिया। और अब दूसरी संपत्ति जो वर्ष के दौरान प्राप्त करी है और जिसको 6 महीने से कम समय हुआ है, और उसके ऊपर रेट लागू है 5%, लेकिन चूंकि 6 महीने से कम समय हुआ है इसलिए लागू दर की आधी दर का डेप्रिसिएशन देंगे। और तो 5% का आधा होगा 2.5%। तो 1,50,000 में जो बिल्डिंग अब खरीदी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 2.5%। तो उसके लिए लिख देंगे डेप्रिसिएशन 2.5% इंटू 1,50,000, ये आएगा 3,750। 3,750 और 1,000 दोनों को प्लस कर दिया, तो कुल मिला के जो बी ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक है, इस सेकंड ब्लॉक का डेप्रिसिएशन आ गया 4,750। और फर्स्ट ब्लॉक का डेप्रिसिएशन अपन ने निकाला था 38,750। 38,750 और 4,750 दोनों को जोड़ देंगे और ये कुल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। विवरण के कॉलम की साइड में लिख देंगे टोटल डेप्रिसिएशन अलाउएबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 38,750 प्लस 4750 बराबर 43,500। तो इस तरह से ये कुल डेप्रिसिएशन आ गया है। देखने की बात ये हुई कि एक ही संपत्ति जैसे बिल्डिंग और अलग अलग दर की बिल्डिंग है, तो उनके अलग अलग ग्रुप बना दिए अपन ने, ग्रुप वाइज, और ग्रुप बना के उस पर जो रेट लागू है उससे डेप्रिसिएशन दे दिया। संपत्ति 6 महीने से कम अगर गत वर्ष में प्राप्त करी है और 6 महीने से कम की अवधि होती है तो आधी दर से डेप्रिसिएशन देंगे। और डेप्रिसिएशन निकालना बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस देख लो आप, रिटर्न डाउन वैल्यू, एड परचेजेज, वर्ष के दौरान जो परचेजेज किए वो जोड़ दो, और लेस सेल्स आपने जो बेची वो घटा दो। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले का, ओपनिंग स्टॉक में एड परचेजेज और कोई सेल्स हुई है तो वो घटा दो। अब जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अपन ने देना है, और इस तरह से अपन करते रहेंगे। थैंक यू।